चलिए बात कर लेते हैं आजमगढ़ में ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। पुलिस ने रेप के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर में रेप के आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया है। आरोपी द्वारा शादी समारोह के दौरान 9 साल की लड़की के साथ रेप का आरोप है। आपको बताते चले 9 दिसंबर को पीड़ित के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सिधारी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें भी आप उस वक्त की देख रहे हैं जब एनकाउंटर हुआ और इसके बाद आरोपी को गोली लगी। रेप का जो आरोपी है पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग के साथ ये रेप का आरोपी है। पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 491/23 अंतर्गत धारा 376 व पॉक्सो एक्ट का कायम किया गया था। इस प्रकरण में पुलिस अभियुक्त जो 376 है उसकी तलाश में थी, तो भदुली के पास इस लड़के को रुकने का इशारा किया गया, जिसका नाम आशीष कुमार है और ये मझगावा रानी की सराय का रहने वाला है। इसने रुकने की वजह पुलिस पार्टी पर फायरिंग स्टार्ट कर दी जान से मारने की नीयत से। तो पुलिस ने आत्मरक्षा व कंट्रोल फायरिंग करी है, जिसमें आशीष कुमार के दाहिने पैर में गोली लगी है। इस अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और शीघ्र इसे न्यायालय रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। सहयोगी अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या अपडेट है अभी? जी चांदनी, निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे, बीते 9 दिसंबर को सिधारी थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह था, जहां पर मासूम बच्ची शादी समारोह में शामिल होने गई थी। वहीं पर यह रानी सराय का रहने वाला आशीष सिंह नामक युवक भी पहुंचा हुआ था, जहां पर मौके का फायदा उठाकर मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम देता है, जिसके बाद मौके से फरार हो जाता है। पीड़ित के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया था और आरोपी की तलाश की जा रही थी। तभी कल देर शाम पुलिस को सूचना मिलती है कि आरोपी आशीष जो है जिला छोड़कर भागने की फिराक में है। तभी पुलिस घेराबंदी करती है भदुली पुल के पास, जिसके बाद आशीष की तरफ से पुलिस टीम पर फायर किया जाता है, जिसमें एसएचओ योगेंद्र बहादुर सिंह बार बार बच जाते हैं। वहीं काउंटर फायर में आशीष के पैर में गोली लगती है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। फिलहाल दुष्कर्म के आरोपी आशीष सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है मुठभेड़ के दौरान और उसे जेल भेज दिया गया है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। खबर सहारनपुर से, जहां पर सहारनपुर में खून के रिश्ते हुए हैं तार-तार। भाई ने बहन की गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि मोबाइल चलाने से बहन को भाई मना कर रहा था, नहीं मानी तो बहन तो गुस्साई, भाई ने गोली मारकर बहन की हत्या कर दी। कोतवाली देहात क्षेत्र का यह मामला। पुलिस फरार भाई की तलाश में जुटी हुई है। इसमें कोतवाली देहात थाने में सूचना मिलती है, मेमो मिलता है जिला अस्पताल से कि एक युवती है जिसका नाम मुस्कान है, उम्र करीब 18 वर्ष है। उसको एक गनशॉट इंजरी है और ब्रॉड डेड मतलब मरी हुई हालत में वो अस्पताल में आई है। उसकी माताजी ने उसको एडमिट कराने की कोशिश करी है और ये पूरी सूचना पाते ही पुलिस तुरंत अस्पताल जाती है, पूरी घटनाक्रम पता करती है। तो उसकी माँ द्वारा ये तहरीर दी जाती है कि वो करीब 7 सवा 7 बजे उसकी माँ, लड़की और उसका भाई आदित्य, वो तीनों घर पे थे और लड़की मोबाइल को चला रही थी और शायद उसके भाई ने उसको मोबाइल चलाने से मना किया। इसी बात को लेकर कहासुनी हुई और उसके भाई द्वारा उसको गोली से मार दिया गया है। सीतापुर में मंत्री सुरेश खन्ना के काफिले की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। रॉन्ग साइड से आ रही कार ने काफिले की गाड़ी में टक्कर मार दी। हादसे के समय काफिले संग मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद थे। बताया ये जा रहा है सुरेश खन्ना लखनऊ जा रहे थे। सूचना के बाद पुलिस पहुंची। सिधौली कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो सिधौली कोतवाली क्षेत्र में ये हादसा हुआ, उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे लड़के को टक्कर मार दी है। टक्कर के बाद लड़का काफी दूर तक घसीटता दिखाई दिया है और हादसे में लड़के को काफी चोट भी लगी है। मामला मिल एरिया थाना इलाके के गौरीगंज हरदासपुर का बताया जा रहा है। बच्चे को आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में लड़के की हालत गंभीर बनी हुई है। खबर मऊ से है। माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगी द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की। सराय लखनसी थाना क्षेत्र के बढ़ुआ गोदाम में पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध कब्जा कर मटन पॉइंट नाम से ढाबा संचालित किया जा रहा था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया।
जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाएगा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को निरस्त करना संवैधानिक या अवैध, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के विरुद्ध याचिकाओं में मुख्य रूप से दो चुनौतियां उठाई गई। पहली तो राष्ट्रपति के आदेशों की संवैधानिकता से संबंधित है, जबकि दूसरी चुनौती जो है वो जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने को लेकर है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने 16 दिनों की सुनवाई के बाद 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो चलिए आपको यह बताते हैं कि क्या है अनुच्छेद 370। भारत के संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 को जगह दी गई। इसमें जम्मू कश्मीर राज्य को भारतीय संविधान से अलग रखने का काम किया गया और इसके तहत राज्य को अधिकार मिले वो अपना खुद का संविधान तैयार कर पाए। अनुच्छेद 370 के तहत ही जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार नहीं होने के अलावा राज्य विधानसभा अन्य कानूनों को बना सकती थी। सरकार को भी ऊपर बताए गए 3 विषयों को छोड़कर सभी पर कानून बनाने के बाद राज्य सरकार से मंजूरी की जरूरत होती थी। राज्य के लोगों को जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने के अधिकार भी नहीं दिए गए थे। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को आज ASI वाराणसी की जिला अदालत में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कोर्ट ने 2 दिसंबर को ASI को ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था। वाराणसी जिला न्यायालय ने 21 जुलाई को वज़्फ़खाना को छोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का ASI द्वारा वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था, जिसे पिछले साल वहां पर एक शिवलिंग जैसी संरचना पाए जाने के बाद सील कर दिया गया था। आज पीएम मोदी विकसित भारत एट 2047 युवाओं की आवाज पहल का शुभारंभ करेंगे। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कार्यक्रम के दौरान पीएम देश भर के राजभवनों में आयोजित कार्यशालाओं में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, संस्थानों के प्रमुखों और संकाय सदस्यों को संबोधित करेंगे और ये पहल देश के युवाओं को 1947 तक भारत को विकसित भारत बनाने के दृष्टिकोण में विचारों का समावेश करने के लिए मंच प्रदान करेगी। खबर वाराणसी से है। आपको बताते चले कि आज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का दीक्षांत समारोह है। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगे और इस कार्यक्रम में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 45वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। काशी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखनऊ जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम 4:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगी। राष्ट्रपति एयरपोर्ट से सीधे डिवाइन हार्ट फाउंडेशन गोमती नगर जाएंगे। डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के 27 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगे। राष्ट्रपति लखनऊ राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगी। मंगलवार को सुबह IIT लखनऊ के दूसरे दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगी। दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा है। राजनाथ सिंह डिवाइन हॉस्पिटल की 27वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन पर उनको रिसीव करेंगे। राजनाथ सिंह पूर्व मंत्री और विधायक रहे स्वर्गीय आशुतोष टंडन के आवास भी जाएंगे। लखनऊ से देर रात में दिल्ली के लिए रवाना होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गोरखपुर में सीएम योगी ने छात्रों को सफलता का मंत्र दिया है। उन्होंने बताया कि कैसे जीवन में सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि ज्ञान भी जरूरी है। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि परिश्रम और पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं होता है, सिर्फ किताबी ज्ञान से शिक्षा प्राप्त करना
नहीं है, क्योंकि किताबी ज्ञान से डिग्री ली जा सकती है, लेकिन जीवन में शिक्षा के साथ ज्ञान भी जरूरी है। और ये तब संभव है जब प्रतिबद्धता से काम हो तो हर लक्ष्य आसान हो जाता है। हम लोग बार बार इस बात को कहते हैं, शिक्षा वास्तव में केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है। वो आपको शिक्षित बना सकती है, सर्टिफिकेट दे सकती है, डिप्लोमा दे सकती है, डिग्री दे सकती है, लेकिन जब तक ये शिक्षण संस्थान जिनके लिए स्थापित किए गए हैं, जिनके बीच में स्थापित किए गए हैं, जब तक उनके बीच में हमारा सेवा संवाद नहीं होगा, जब तक समाज की जानकारी, देश की जानकारी, वहां की सामाजिक, वहां की भौगोलिक, वहां की विभिन्न प्रकार की जानकारियों को जब तक हम लोग अपने साथ जोड़ करके नहीं देखेंगे, वह अनुभव जो है वही अनुभव वास्तविक ज्ञानवान है, वो ज्ञानवान बनाएगी। शिक्षित बनना ये शिक्षण संस्थानों का काम है, लेकिन शिक्षित होने के साथ साथ ज्ञानवान भी आप बन सके, ये आपके लिए उससे भी महत्वपूर्ण होगा, और वह आपको जीवन के किसी भी संग्राम में विजेता बनने के लिए निरंतर प्रेरित करेगा। राज्यसभा के नियमों में बदलाव हुआ है, नमाज के लिए ब्रेक खत्म कर दिया गया। राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने नमाज के लिए ब्रेक खत्म करने का आदेश दिया है। नमाज के लिए शुक्रवार को 30 मिनट का ब्रेक मिलता था और दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे तक ब्रेक होता था, जो फिलहाल के लिए अब खत्म कर दिया गया है। तो राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ का ये आदेश कि अब नमाज के लिए समय नहीं मिलेगा। दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे तक आधे घंटे का ये ब्रेक जो मिलता था, अब वो नहीं मिलेगा। किसान राजनीति से अपनी पहचान रखने वाले जयंत चौधरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैसे लगने जा रहा है बड़ा झटका, आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। इंडिया गठबंधन के सहयोगी और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को चुनौती देने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में मोर्चा लोकदल ने खोला है और चौधरी चरण सिंह की किसान हितैषी विचारधारा को आगे बढ़ाया है। लोकदल के महासचिव विजेंद्र सिंह अब किसान जोड़ो यात्रा पर हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने गाजियाबाद से की, तो मेरठ के रास्ते बिजनौर में इसका समापन होगा। यानी किसान जोड़ो यात्रा के जरिए लोकदल की कोशिश ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने अभियान के साथ जोड़ने की होगी, जिसने अब आरएलडी की धड़कनें बढ़ा दी है। देश के जितने भी नेता विपक्षी पार्टियों में आज अपनी पहचान बनाने के लिए घूम रहे हैं, वे सब इसी पार्टी की देन है। परिवर्तन 2024 है। किसानों के बिना ना ये देश चल सकता, ना हमारा जीवन यापन चल सकता। लोकदल 36 बिरादरियों को भी साथ लेकर चलने का दावा कर रहे हैं, क्या लग रहा है चुनाव में किस तरीके से भूमिका रहेगी? लोकदल एक बिरादरी की पार्टी नहीं है, ये सर्व समाज की पार्टी है, इसको बिरादरीवाद से ना जोड़ा जाए। लोकदल किसान पार्टी है और किसान की कोई बिरादरी नहीं होती। किसान खेत से शुरू होकर दिल्ली तक जो चाहता है वो ही करता है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी का किसानों पर अच्छा खासा प्रभाव है। ऐसा माना जाता है कि चौधरी चरण सिंह के बाद जयंत चौधरी भी इसी रूट पर अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाते रहे हैं। लेकिन जिस तरह चुनाव से पहले लोकदल की एंट्री हुई है, उससे जयंत की पार्टी को काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि किसान जोड़ो यात्रा में जिस मुद्दे को उठाया जा रहा है, वही मुद्दा कभी जयंत चौधरी का भी रहा है। किसानों के हक की लड़ाई लड़ना, गन्ना किसानों की समस्या खत्म करना, किसानों की कर्ज माफी के लिए आंदोलन। लोकदल के महासचिव विजेंद्र सिंह का ये भी कहना है कि सपा और आरएलडी ने मिलकर सिर्फ किसानों को ठगा है, विपक्ष में रहते हुए एक भी बड़ा आंदोलन नहीं किया। लेकिन अब लोकदल ही वो पार्टी है जो किसानों की बात कर रहा है। मतलब साफ है, पश्चिमी यूपी में अब समाजवादी पार्टी और आरएलडी की राह में चुनौती खड़ी हो गई है, जो इंडिया गठबंधन के लिए शुभ संकेत नहीं है। इन सब के अलावा अगर पश्चिमी यूपी में कास्ट फैक्टर को समझे तो जाट आरक्षण की मांग कर रहे हैं। त्यागी बिरादरी अलग पार्टी बना चुकी है। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम पर लामबंद है
क्षत्रियों की तरफ से बिरादरी की राजनीति हो रही है। जो पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीट पर जीत हार के लिए अहम फैक्टर है। ऐसे में लोकदल का भी चुनावी मैदान में उतर जाना जयंत के लिए परेशानी से कम नहीं, क्योंकि पश्चिमी यूपी में लोकदल की एंट्री से चर्चा शुरू हो गई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसान किस तरफ जाएगा। सियासी पंडितों की माने तो अगर लोकदल का उदय होता है तो आरएलडी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब आरएलडी का सपा के साथ गठबंधन है तो अप्रत्यक्ष तरीके से अखिलेश यादव को भी नुकसान होगा। ऐसे में अगर विपक्षी दल आपस में लड़कर वोट का बंटवारा करते हैं तो इसका फायदा सीधे बीजेपी को जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बांदा की बबेरू कोतवाली क्षेत्र के अनोसा गांव में दबंग शराबी की गुंडागर्दी सामने आई है। शराबी दबंग ने एक युवक को घर से बुलाकर उसको बीच सड़क धारदार हथियार चौपड़ से मारकर लहूलुहान कर दिया है। घायल को तड़पता देखकर परिजनों ने युवक को बांदा जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार करने के बाद हालत गंभीर देखकर डॉक्टर ने इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। फिलहाल फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। उम्र 18 वर्ष को उसी गांव के नफीस उम्र 20 वर्ष द्वारा आपसी वाद विवाद में पेट में चाकू मार के घायल कर दिया गया है। घायल युवक को जिला अस्पताल बांदा ले जाया गया है, जहां खतरे से बाहर बताया जाता है। बागपत में बेटे ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए 23 साल बाद पिता के हत्यारे को अपने साथियों के साथ मिलकर मौत की घाट उतार दिया। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी बेटे अभिषेक और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या में इस्तेमाल प्रयुक्त तमंचा और बाइक भी बरामद कर लिया गया है। थाना बड़ौत के ग्राम बावली के एक व्यक्ति जसवीर को 3 युवकों द्वारा गोली मारी गई थी, जिसका थाना बड़ौत एवं बागपत एसओजी द्वारा सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों सन्नी, सुमित व बाबू को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 2 तमंचे व 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर बरेली से है। बरादरी थाना क्षेत्र के हजियापुर के पीली मिट्टी मैदान में क्रिकेट मैच के खेलने के दौरान हुए विवाद में दबंगों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी है। पिता ने विरोध किया था, दबंगों ने उस पर भी हमला कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्रिकेट खेल के दौरान ये विवाद हुआ। बरेली से तस्वीर सामने आई। आप देख सकते हैं कैसे ये बैट से इस शख्स को मारते हुए नजर आ रहा है। हालांकि अब पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे भी खबरें जारी हैं और कहीं छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।